हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आखिरी वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा आईबीसी का वीडियो है, यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। जो आपका यहाँ पर ये चैप्टर है इकोनॉमिक लॉस के अंदर सीए फाइनल लेवल पर, उसको आज यहाँ पर हम डील करने वाले हैं। ये हमारा 6th वीडियो है, यानी कि पार्ट नंबर 6 है। इस पार्ट नंबर 6 में जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा होगा, हम बात करेंगे क्लेम्स के बारे में। जो सेक्शन नंबर 38 से शुरुआत होगी वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 38, 39, 40, 41, 42 ये कुछ सीरीज है जो क्लेम्स के बारे में बात करी है कि किस तरीके से क्लेम को कोलेट करना चाहिए, क्लेम्स को वेरीफाई करना चाहिए, फिर उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है वो हम पूरा समझेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। 90 दिन का टाइम दिया गया है, तो क्या फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन में जो प्रोसेस चलता है उसका तरीका क्या है। एंड एट द सेम टाइम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉलंटरीली अगर कोई पर्सन आता है लिक्विडेशन के लिए तो कौन एप्लीकेशन दे सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है वो भी समझेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बचे हुए हैं जो 6th वीडियो में 6th पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ में हमारा ये आईबीसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इन बचे हुए टॉपिक्स को, क्लेम्स, फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन एंड वॉलंटरीली वो लिक्विडेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। अब दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है क्लेम्स की। तो क्लेम किसकी बात चल रही है, चलिए थोड़ा सा आपको मैं मूड में लाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं वो तो लिंक में होंगे, बट जो नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। हम आईबीसी के अंदर दोस्तों बराबर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। कोई पर्सन अगर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसके लिए यहाँ पर हेल्प करने के लिए एक प्रोसेस को चालू किया जाता है। उसके लिए हम बोलते हैं CIRP। ये होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी तो अपने आप में क्या है, इंसॉल्वेंसी अपने आप में एक स्टेट है, बराबर है, बट उसका कंक्लूजन क्या होता है, उसका कंक्लूजन 2 चीज़ों के साथ में हो जाता है। अगर आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो वो बैंकरप्ट हो जाता है, विजय माल्या हो जाता है, उसका दूसरा नाम भी है। और उसके अलावा क्या होता है, अगर आप कॉर्पोरेट हो तो आप लिक्विडेशन की प्रोसेस में चले जाते हो, राइट। तो पूरा यहाँ पर CIRP का प्रोसेस हमने चालू किया, 180 दिन दिए, 90 डेज का एक्सटेंशन दिया। अगर फास्ट ट्रैक है तो उसको 90 डेज ही मिलते हैं। हमने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई, उसने बोल दिया कि बॉस कुछ नहीं हो पाएगा, आप तो लिक्विडेशन में जाओ, तो जाना पड़ेगा। ये पीरियड एक्सपायर हो गया तो आपको लिक्विडेशन में जाना ही पड़ेगा। रिजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। इस रिजोल्यूशन प्लान के चलते हुए जो हमारा CD है, कॉर्पोरेट डेटर है, और जो हमारे क्रेडिटर है जो क्लेम मांगते हैं, ठीक है, वो दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है ये प्लान हमको सही लग रहा है, बट अगर ये प्लान रिजेक्ट हो जाता है तो भी आपको लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से लिक्विडेशन स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 33 के अंदर, जो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम बात क्या कर रहे हैं, ये मैंने आपको फ्लो दिखाया। अब ये जो लोग हैं, कौन ये, मतलब कि ये जो क्रेडिटर लोग हैं ये परेशान है कि यार ये बंदा जो है ये पैसे ही नहीं दे रहा है, बराबर है, तो ये पैसे दे, इसके लिए उन्होंने CIRP चालू करवाया, उसके लिए कमेटी बनी, सब लोग साथ में बैठे, सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स साथ में बैठे, FC नहीं थे तो सारे OC आए साथ में, और उन लोगों ने कमेटी बनाई और उन्होंने प्लान यहाँ पर अप्रूव किया विद मेजोरिटी ऑफ 66%, बराबर है। ये सारी चीजें आप पढ़ के आ चुके हैं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर। बट अब क्या हो रहा है, कौन से क्लेम ले और कौन से क्लेम नहीं ले, ये भी तो प्रॉब्लम है। अब क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन चालू हो गया, ठीक है। तो लिक्विडेशन को संभालने वाला इंसान कौन है, तो आप बोलेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, आप बोलेंगे सर हमको पता है IRP सबसे पहले आता है, तो हमको पता है भैया सबसे पहले इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है जिसको अपॉइंट किया जाता है 16 सेक्शन के अंदर, मतलब कि CIRP चालू हुआ उसके 14 डेज के अंदर IRP को अपॉइंट कर लिया जाता है। सर IRP पूरा काम नहीं करता है, उसके बाद में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है, वो आता है सेक्शन नंबर 22 के अंदर। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को COC के अंदर जो पहली मीटिंग होती है 7 दिन के अंदर अंदर, उसके अंदर अपॉइंट किया जाता है। सर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सारा काम करता है। उसके बाद में सर एक और पर्सन आता है जो पूरा काम करता है, वो है लिक्विडेटर। मतलब सर अब फिक्स हो गया है कि प्लान काम में नहीं आ रहा है तो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। सर ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अपॉइंटमेंट कहाँ पर होगा, सर सेक्शन नंबर 34 के अंदर अपॉइंटमेंट होता है, वो हम देख के आ चुके हैं, ठीक है। तो 34 यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये लिक्विडेटर क्या बोल रहा है, ये लिक्विडेटर बोल रहा है कि भाई साहब आपने कमेटी बनाई है ना, एक क्रेडिटर्स आप लोगों ने कमेटी बनाई है, चलिए फटाफट सारे क्लेम बताइए, कौन कौन लोग हैं, कितने कितने क्लेम्स हैं। तो वो बोलेंगे सर हमको बिल्कुल क्लेम देंगे हम आपको, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहली बात क्लेम्स के अंदर क्या होगी, देखिए पूरी स्टोरी चल रही है, चिंता मत कीजिए, सुनिए, सारे सेक्शंस यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर,
तो उन्होंने बोला चलिए क्लेम की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो सारे क्लेम्स को सबसे पहले यहाँ पर कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिक्विडेटर बोलता है कि सब क्लेम लाओ अपने अपने फटाफट कंसोलिडेट करो, मैं उनको वेरीफाई करूँगा सही है कि गलत है। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद में या तो उनको एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर उनको यहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा, बराबर है, यानी कि एडमिट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में उनकी वैल्यू निकाली जाएगी कि टोटल वैल्यू कितनी बैठ रही है भैया ये बताओ। और अगर उन सब चीज़ों से किसी को दिक्कत है तो वो अपील भी कर सकता है, राइट। अब देखिए ये जो सेक्शंस है इसी फ्लो में चलने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रा सेक्शन नंबर बोलिए सर। आप बोले सर 38 में कंसोलिडेट किया जाएगा, 39 में वेरीफाई किया जाएगा, 40 में एक्सेप्ट या एडमिट या रिजेक्ट किया जाएगा, 41 में वैल्यू निकाली जाएगी और 42 में हम उसकी अपील भी कर सकते हैं। तो सर इतने ही 5 सेक्शंस है क्या क्लेम से रिलेटेड? यस। अब थोड़ा डीप में जाते हैं, डाइव इन करते हैं। 38 में बताइए सबसे पहले लिक्विडेटर कैसे कंसोलिडेट करेगा? वो जाके कमेटी को बोलेगा ना चलो भैया क्लेम दो अपने अपने, तो वो लोग क्लेम सबमिट करेंगे। क्या कोई टाइम लिमिट फिक्स है क्या उसके लिए? लेट्स सी। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कुछ नंबर ऑफ डेज यहाँ पर फिक्स चल रहे हैं। वो नंबर ऑफ डेज पता है क्या है? जरा ये देखिए 30, 14, 7 एंड 14। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब से आपका लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, लिक्विडेशन प्रोसेस जब से स्टार्ट हुआ है उसके 30 डेज के अंदर अंदर लिक्विडेटर को यहाँ पर सारे क्लेम्स को कंसोलिडेट करना होगा। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या बोलेंगे? सर आप क्लेम ले रहे हो ना, हमारे भी क्लेम है सर, इस बंदे से हमको ही पैसे लेने हैं सर। तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ, बताइए क्या प्रूफ है आपके पास में, क्या क्लेम है? तो वो बोलेगा सर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के अंदर सारी डिटेल्स ऑलरेडी है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के अंदर अगर सारी डिटेल्स ना हुई तो जैसे एक ऑपरेशनल क्रेडिटर इनवॉइस वगैरह देके एविडेंस देके सबमिट करता है अपना क्लेम, वैसे आप भी कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 30 दिन के अंदर अंदर एफसी हो या ओसी हो अपने क्लेम्स को यहाँ पर वो देते हैं। और लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि प्रोसेस जब से स्टार्ट हुई लिक्विडेशन की, इनिशिएशन जब से किया गया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर सभी क्लेम्स को वो कंसोलिडेट कर ले। अच्छा सर, कभी कभी क्या होता है कि एक बंदा क्लेम दे देता है एफसी, बट उसको विड्रॉ करना है सर, या उसको ऑल्टर करना है कि सर ये अमाउंट नहीं था दूसरा अमाउंट था, या सर मैंने आपको गलत बोल दिया, मैंने चेक किया अकाउंट में पैसा आ चुका था हमको, वॉट एवर द मे बी द केस। तो उसमें क्या होता है, क्या वो विड्रॉ कर सकता है? तो उन्होंने बोला यस बिल्कुल। अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने यहाँ पर क्लेम दे दिया है वो 14 डेज के अंदर अंदर विड्रॉ कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? ये दोनों बातें बोल रहे हैं सेक्शन नंबर 38, बता दिया मैंने आपको। 39 बोल रहा है वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते टाइम पे अगर क्रेडिटर से या फिर सीडी से लिक्विडेटर कोई भी चीज़ मांगता है यानी कि एविडेंस पे, तो उनको देना पड़ेगा। ओके, फिर होता है एडमिट या फिर रिजेक्ट। अब एडमिट और रिजेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एविडेंस भी आ गए, अब आप देख लो या तो उसको एक्सेप्ट करो या तो आप रिजेक्ट कर दो। तो उसके लिए यहाँ पर 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि लिक्विडेटर अगर यस करता है या नो करता है, जो भी करता है उसको 7 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा। किसको इंटीमेट करना पड़ेगा? उसको इंटीमेट करना पड़ेगा सीडी को भी और क्रेडिटर को भी कि बॉस मैंने आपका क्लेम या तो एक्सेप्ट किया है या तो रिजेक्ट कर दिया है। तो 30, 14 और 7 फाइनली वैल्यू निकाली जाएगी, पता की जाएगी कितनी वैल्यू है। ठीक है, और अगर आपको लिक्विडेटर पसंद नहीं आया है, ठीक है, तो आपको अगर अपील करनी है तो आप एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास में जा सकते हो विद इन 14 डेज। बस बात खत्म हो गई। तो ये 5 सेक्शंस थे, पांचों सेक्शन की ये टाइम लिमिट्स थी जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। आप इन सभी सेक्शंस को लिख सकते हैं, मैंने जूम आउट कर दिया है, तो आप इसको देख लीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या प्रोसेस है उसकी। पहले क्लेम्स को कंसोलिडेट किया जाएगा, फिर उनको वेरीफाई किया जाएगा, बहुत लॉजिकल प्रोसेस है, फिर उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा, फिर वैल्यू निकाली जाएगी, और किसी को दिक्कत है तो अपील का मौका भी दिया जाएगा ना, आपको वो भी देना पड़ेगा, तो दे दिया हमने। 30 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले सारे कंसोलिडेट कर लो, विड्रॉ करना है तो 14 डेज में कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर लिक्विडेटर के लिए 7 डेज है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया है तो 7 डेज में इंटीमेट कर दीजिए, और अगर आपको अपील करनी है लिक्विडेटर के खिलाफ तो 14 डेज के अंदर अंदर आप अथॉरिटी के पास में जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बातें सब मैं मन से बोल रहा हूँ क्या? नहीं, चैतन्य सर मन से नहीं बोल रहे हैं। आ जाइए आपको बता देते हैं कि ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको 2 सेक्शंस यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 40, 41, 42 भी एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए
लिक्विडेटर को रिसीव करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। क्या हमने देख लिया? यस, कमेंसमेंट जब से हुआ है उसके 30 डेज के अंदर सेक्शन नंबर 38 के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। क्या हमने भी लिख लिया है? यस, हमने भी लिख लिया है। 30 डेज का आंकड़ा हमारा भी सही चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में सबमिट कर सकता है क्लेम फाइनेंशियल क्रेडिटर। कैसे? इन्फॉर्मेशन रिलेटिव में अगर इन्फॉर्मेशन है तो, अगर नहीं है तो जैसे यहाँ पर एक ओसी करता है उसी तरीके से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप भी सबमिट कर सकते हैं। क्या ये बात हो गई है? हो गई है। अगर पार्टली एफसी है और पार्टली ओसी है तो ठीक है, फाइनेंशियल डेट अलग बता दो, ऑपरेशनल डेट अलग बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो क्या 14 दिन में विड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। 14 डेज ऑफ सबमिशन लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर 38 की कहानी खत्म। 39 में क्या होगा? 39 में या तो वहां पर वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद 40 में क्या होगा? एडमिट और रिजेक्ट किया जाएगा। तो कम्युनिकेट कब करना है? तो जैसे ही आपने एडमिट या रिजेक्ट किया है उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको सेक्शन नंबर 40 में यानी कि लिक्विडेटर को यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 39 भी हो गया हमारा यहाँ पर, बराबर है। 40 भी हो गया हमारा यहाँ पर। 41 में वैल्यू निकाली जाती है और 42 में अपील है, वो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसीलिए तो यहाँ पर अगले सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 43 से। तो 42 तक की कहानी हमने यहाँ पर देख ली है। ये था हमारा क्लेम्स, जो पहला टॉपिक था इस पूरे वीडियो के अंदर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इन नोट्स को आप अच्छे से लिख लीजिए और आप उसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। चलिए दोस्तों, इसके बाद में जो अगला हमारा ये क्लब चलने वाला है आफ्टर व्हाट क्लेम्स का, तो जरा लिख लीजिए। देखिए क्लेम का क्लब हमारा क्या चला? अंडर क्लेम्स वी सॉ सेक्शन नंबर 38, 39, 40, 41 एंड 42। अब जो अगला क्लब हमारा चलेगा दैट इज सिक्योर्ड क्रेडिटर का क्लब। ठीक है, अब देखिए सिक्योर्ड क्रेडिटर के क्लब में कौन कौन आ रहा है? 3 सेक्शंस आ रहे हैं। 52 आ रहा है, 53 आ रहा है और 54 आ रहा है। 52 बात करता है सिक्योर्ड क्रेडिटर के सिक्योर्ड इंटरेस्ट के बारे में कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट का क्या होने वाला है। ठीक है, लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स में। 53 ऑब्वियसली बात करेगा हमारे वाटरफॉल मैकेनिज्म के बारे में, मतलब कि किस तरीके से यहाँ पर पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, और 54 बात करेगा डिसॉल्व करने की प्रोसेस के बारे में। फाइनली जब सब कुछ बट गया है, मिला बटा, तो बस काम खत्म करो ना, डिसॉल्व कर दो। 3 सेक्शंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद में फास्ट ट्रैक और उसके बाद में वॉलंटरी। ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए 52 सिक्योरिटी इंटरेस्ट है भैया। जो बंदा था जिसने पैसे दिए थे वो सिक्योर्ड क्रेडिटर था, यानी कि सीडी की कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दी गई थी और बोला गया था कि अगर पैसे नहीं दे तो आप सिक्योर्ड हो, आपका इंटरेस्ट है वो सिक्योरिटी के साथ में आपके पास में है, आप इस प्रॉपर्टी को कर सकते हो। 2 ऑप्शन है भाई साहब। क्या? जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसके पास में 2 ऑप्शन है। या तो वो अपना जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो उसको क्लेम करना चाहता है, बराबर है, क्लेम करना चाहता है मतलब कि वो उसको रियलाइज करना चाहता है। ठीक है, और दूसरा वो उसको रिलिंग्विश करना चाहता है, यानी कि उसने बोला कि यार ये जो इतना भी पैसा है ये मैं एस्टेट को दे दूंगा, रिलिंग्विश कर देता हूँ, मुझे ये एसेट नहीं चाहिए, आप आपके पास में रखो, बेचो और उसके बाद में जो पैसा आए वो आप ले लेना। पहला वाला सिचुएशन जो है, अगर वो खुद रियलाइज करना चाहता है बेच के, वो क्लेम करना चाहता है उस सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? तो कुछ नहीं, सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर को वो इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद में लिक्विडेटर उसको वेरीफाई करेगा, सीधी सी बात है, और फिर उसको वो परमिट करेगा। राइट, कि यार ऐसे थोड़ी किसी को परमिट कर देंगे हम। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई कि अगर वो अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रियलाइज करना चाहता है, यानी कि ले लेना चाहता है, तो अब अगर वो उस एस्टेट को पूरा अपना राइट रिलिंग्विश कर रहा है, यानी कि उसने एस्टेट को दे दिया, अब जो भी उसको बेचकर पैसा आएगा वो लिक्विडेटर के पास में आएगा और लिक्विडेटर उसको पैसा देगा। तो इसमें 2 सिचुएशन हो सकती है। पहला कि जब उसने अपना इस राइट को रिलिंग्विश कर दिया है, एस्टेट को दे दिया है, तो उसको बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा, बराबर है। ठीक है, तो जब उसको सेल किया जा रहा है उससे कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा ऑब्वियसली, राइट। तो रियलाइज करने में तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्रेडिटर ने बोला कि मुझे ये अमाउंट चाहिए भैया, ये अमाउंट मैं रियलाइज करना चाहता हूँ उस वैल्यू के लिए, तो वहाँ पर ये प्रोसेस चलती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसने रिलिंग्विश कर दिया अपना राइट। अब जब लिक्विडेटर उसको बेचेगा तो कुछ ना कुछ पैसा आएगा, जब इन्फोर्समेंट होगा तो कुछ ना कुछ पैसा आएगा। वो पैसा सरप्लस में आ सकता है और वो पैसा कम भी आ सकता है। सरप्लस में आया तो लिक्विडेटर के पास में एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पर रखा रहेगा, और अगर कम आया तो जो भी बचा हुआ पैसा है वो यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिल ही जाएगा, राइट।
तो जो कम आया है तो उतना तो उसको मिल ही जाएगा, रेस्ट ऑफ द अमाउंट देखा जाएगा। तो इस तरीके से दो प्रोसेस यहाँ पर चलते हैं इन केस ऑफ सेक्शन 52। जरा देखिए, आइए यहाँ पर सेक्शन 52 क्या बोल रहा है। देखिए सेक्शन 52 बोल रहा है कि यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर है जो रियलाइज करना चाहता है अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वो कर सकता है। वो इंटीमेट करे लिक्विडेटर को प्राइस एट विच ही प्रपोजेस टू रियलाइज इट्स सिक्योर्ड एसेट। वो प्राइस बता देना, यार इस प्राइस पे मैं अपने सिक्योर्ड एसेट को रियलाइज करना चाहता हूँ। यार सिंपल सी बात है, मैंने 50 लाख रुपए दिए थे, 50 लाख के अगेंस्ट में उसने बोला था कि ये प्रॉपर्टी है, प्लॉट रखा हुआ है, ये सिक्योर्ड है, इसके अगेंस्ट तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो वो बता दो भैया ये जो प्लॉट है उसको हम यहाँ पर रियलाइज करना चाहते हैं और उसका अमाउंट ये है। ओके तो सिक्योर क्रेडिटर इन्फोर्स कर सकता है, रियलाइज कर सकता है, सेटल कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, डील कर सकता है सिक्योर्ड एसेट के साथ में। जो भी लॉ है उसको वो मानना पड़ेगा, राइट, और उसको बताना पड़ेगा। अब इफ इन द कोर्स ऑफ रियलाइजिंग अ सिक्योरिटी एसेट, अब उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी एसेट को रियलाइज करना है, पर उसको दिक्कत आ रही है, या तो सीडी है या कोई बंदा है उसको परेशान कर रहा है, तो ये जो भाई साहब है क्रेडिटर, ये एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को एक लेटर लिख सकते हैं और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी उस एप्लीकेशन की मिलने पर वो कोई ना कोई ऑर्डर निकाल सकती है, जो भी उसको ज़रूरत पड़ेगी कि यार सिक्योर क्रेडिटर को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए उसका सिक्योरिटी एसेट को रियलाइज करने के लिए। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, अगर यहाँ पर रियलाइज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिलिंग्विश कर दिया, इन्फोर्समेंट हो रहा है, तो क्या होगा, पैसा ज़्यादा आ रहा है तो लिक्विडेटर के पास में चल जाएगा सरप्लस, बराबर है, और अगर कम है तो उतना ही पैसा मिलेगा क्रेडिटर को, बराबर है। तो ये दोनों बात भी हमने देख ली है, बट इस पूरी प्रोसेस के अंदर खर्चा तो लग रहा है ना बॉस। अब अगर ये खर्चा लग रहा है, खर्चा कहाँ से कटेगा, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया है द अमाउंट ऑफ IRP प्रोसेस कॉस्ट, कौन सा, पूरा रिजोल्यूशन प्रोसेस जो चल रहा है उसका जो खर्चा हुआ है, ड्यू फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर हु रियलाइज देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ एनी रियलाइजेशन। उन्होंने कहा कि जो भी पैसा है यहाँ पर, अगर आपको 50 लाख रुपए मिले आपका असेट बेचकर, और 50 लाख में से अगर हमारा खर्चा है 5 लाख रुपए का, तो वो काट कर आपको पैसा मिलेगा 45 लाख, यानी कि जो भी IRP का कॉस्ट है प्रोसेस का, वो यहाँ से माइनस होने के बाद ही आपको आगे मिलेगा। सो कॉस्ट ऑफ IRP इज डिडक्टेड फ्रॉम एनी अमाउंट विच इज रियलाइज्ड आउट ऑफ दिस सिक्योर्ड एसेट्स। ठीक है, ये था सेक्शन 52। अब जरा बात करते हैं 53 के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूट करो यार, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करो फटाफट, जितना भी आया है, जो भी पैसा बेचकर, एसेट्स को बेचकर जो पैसा मिला है उसको इस प्रायोरिटी में, प्रायोरिटी वाटरफॉल के अंदर आपको रियलाइज करना चाहिए। सबसे पहले किसके पास जाएगा, उसके बाद किसके पास जाएगा, आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब सेक्शन नंबर 53 की। 53 में बात क्या चल रही है कि प्रायोरिटी हमको क्या देनी है। सबसे पहले हमने पहले भी देखा है, जो भी इस प्रोसेस का खर्चा है, मतलब कि पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान का, IRP का, सो IRP का कॉस्ट सबसे पहले आता है और उसका खर्चा सबसे पहले आता है। सो कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ IRP, आपको सबसे पहले उन खर्चों को यहाँ पर पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में आता है वर्कमैन ड्यूज एंड ड्यूज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये दोनों जो है ना, ये दोनों इक्वल पोस्ट पे हैं। क्या है, इक्वल, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल, मतलब इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉलोइंग डेट्स विच शैल रैंक इक्वली बिटवीन एंड अमंग द फॉलोइंग। तो सेकंड पॉइंट के अंदर, बी पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट है, ये दोनों इक्वल रैंक पर है। ठीक है, ये क्यों वो समझाया मैंने, आगे आपको पता चलेगा। तो सेकंड पे 2 पॉइंट है, एक तो वर्कमैन के ड्यूज, यानी कि जो आपने आपके वर्कमैन्स को पैसा नहीं दिया है, आपने पिछले 24 मंथ्स में, यानी कि 2 साल का जो पैसा आपने नहीं दिया है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिन्होंने अपना जो राइट है, ठीक है, उसको उन्होंने रिलिंग्विश कर दिया है, जो हम सेक्शन 52 में ऊपर देख के आए, ये देखा ना हमने, या तो वो रियलाइज करते हैं या फिर रिलिंग्विश कर देते हैं। तो रिलिंग्विश करने वाले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पर रिलिंग्विश कर दिया, त्याग दिया है, वो महान हो गया है, राइट। तो जिसने त्याग दिया वो महान हो गया है, तो उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। देखिए, तो यहाँ पर वर्कमैन ड्यूज के साथ में सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने रिलिंग्विश कर दिया है उनको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर दिया जाएगा पैसा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे दिया जाएगा वेजेस, जो अभी तक आपने अनपेड रखा है पैसा, एम्प्लॉयज को नहीं दिया है उन लोगों को, बट उसमें कौन नहीं आएगा, अदर देन वर्कमैन फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी कि ऊपर जो आपने 24 महीने के देखे थे ना, उसमें से 12 महीने वालों को नहीं लेना है, अदर देन 12 महीने तक जो आपने पैसा नहीं दिया है। देखिए ध्यान से पढ़िए, वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज ओड टू एम्प्लॉइज अदर देन वर्कमैन फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी कि इन एम्प्लॉइज में हम वर्कमैन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये दूसरे एम्प्लॉइज है, तो वो एम्प्लॉइज को जो आपने 12 महीने का पैसा नहीं दिया है उनको यहाँ पर लाइए।
ठीक है, ओके। उसके बाद में आएंगे अनसिक्योर्ड, ठीक है। सिक्योर्ड की बात तो हो गई ना, जिसने रिलिंग्विश कर दिया है वो ऊपर आ गए। फिर आएंगे अनसिक्योर्ड। उसके बाद में वापस इक्वल रैंक वाले दो लोग आएंगे। कौन आएंगे? दो लोग, ठीक है, यहाँ पर ही लिख दिए उन्होंने। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ड्यूज आएंगे, ठीक है, और अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर आएंगे। जरा देखिए यहाँ पर कैसे लिख रखा है उन्होंने। द फॉलोइंग ड्यूज शेल रैंक इक्वली, अगेन फोर्थ नंबर के बाद में फिफ्थ नंबर पे क्या है वो? एनी अमाउंट ड्यू टू सीजी SG including the amount to be received on account of Consolidated Fund of India, Consolidated Fund of State in respect of whole or any part of the period of 2 years preceding the liquidation commencement date। यानी कि पिछले 2 साल में अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा नहीं दिया था और वो ड्यू था तो उसको यहाँ पर सेटल किया जाएगा। और इसके साथ में कौन खड़ा हुआ है? डेट्स ओड टू अ सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर एनी अमाउंट अनपेड फॉलोइंग द इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो देखिए फर्क देखा आपने, यहाँ पर कौन है? फिफ्थ के पॉइंट में जो यहाँ पर इक्वल रैंक में है, यहाँ पर भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है और यहाँ पर भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है। ये सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है? जिन्होंने रिलिंग्विश कर दिया है, जिन्होंने त्याग दिया था, उनको पहले प्रायोरिटी मिली है, और जिसने इन्फोर्स किया है वो बाद में आया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स लिए गए हैं वो कौन लिए गए हैं? जिन्होंने रिलिंग्विश किया है ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे लिए गए हैं उनको लिया गया है जिन्होंने इन्फोर्स किया गया है। उसके बाद में कोई खर्चा बचा तो वो आएगा, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आएंगे, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स आएंगे अगर कुछ पैसा बचा तो, ठीक है। तो अगर इस प्रायोरिटी ऑफ क्लेम की हम बात करें तो इन सब में खर्चा तो लगा रहा है यार, सीधी सी बात है, फीस तो लगी ना जो लिक्विडेटर को देने पड़ेगी। तो वो जो लिक्विडेटर की फीस है उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा प्रोपोर्शनेटली जो भी प्रोसीड्स है पेबल टू ईच क्लास ऑफ रिसिपिएंट्स एंड द प्रोसीड्स टू द रिलेवेंट रिसिपिएंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर सच डिडक्शन। अब देखिए दोस्तों, इसका हम खुद ही एक फॉर्मेट बनाते हैं, ज़रा इसको लिखते हैं, मज़ा आएगा। देखिए सबसे पहले हम किसको पैसा दे रहे हैं? सबसे पहले हम पैसा देंगे हमारा IRP का, अगर कुछ कॉस्ट है या फिर कुछ एक्सपेंसेस है तो उनको पैसा देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप टेन्योर लिख लीजिए, ठीक है। 24 मंथ्स वाले जो हमारे वर्कमैन हैं उनको हम पैसा देंगे, ठीक है। और उसके साथ में हम देंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने अपने राइट्स को रिलिंग्विश कर दिया है, उनको हम पैसा देंगे। रिलिंग्विश किया, त्याग किया तो बड़ी बात है, ठीक है, ओके। उसके बाद में हम किसको पैसा देंगे? वर्कमैन को दे दिया आपने, तो अब एक काम करो, जो आपके 12 मंथ्स वाले एम्प्लॉयज़ हैं ज़रा उनको पैसा दो यार, उन लोग ने मेहनत करी है, बराबर है, तो उनको पैसा दे दो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वेजेस या अनपेड ड्यूज, जो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया है उन लोगों को आप दीजिए। 4th नंबर पर अब हमारी बात आती है किसकी? जो बचे हुए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने रिलिंग्विश किया है उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है 2nd नंबर पे। फिर मिल गया है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फिर भी 4th नंबर पे आ गए हैं, बट उनसे गए भी थे कौन है? 5th नंबर पर जो आ रहे हैं। 5th नंबर पर कौन है? अगर कोई भी ऐसे ड्यूज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हैं जो आपने 2 साल से पे नहीं किए हैं वो, और साथ में ध्यान रखिए सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने इन्फोर्स किया है वो, ओहो हो, मतलब कि सर सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने इन्फोर्स किया है, अपना हक लिया है, वो अनसिक्योर्ड से भी गए भी थे, वो बाद में आ रहे हैं, 5th पोजीशन पर आ रहे हैं, ठीक है। याद करने का तरीका है, आप याद कर सकते हैं। 6th में उन्होंने बोला अदर ड्यूज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7th में उन्होंने बोला अदर ड्यूज के बाद में अगर कोई पैसा मिलता है, बचता है, तो हम देंगे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और 8th पर हम देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये पूरा एक वाटरफॉल प्रायोरिटी इसे बोला जाता है, जो हमने यहाँ पर देखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं अच्छे से और लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 52। बट इन सब में जो बात उन्होंने बोली है वो क्या है कि जो भी फीस है किसकी? लिक्विडेटर की जो फीस है, वो लिक्विडेटर की फ़ीस प्रोपोर्शनेटली माइनस करते जाएंगे हम हर एक लेवल से। यानी कि आपको यहाँ पर अगर 50,000 रुपये जा रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर जा रहे हैं 40,000 रुपये, ठीक है, वॉट एवर अमाउंट जो भी आते जा रहा है हर लेवल पर, और हमारी जो पूरी फ़ीस है वो 1 लाख रुपए की है, बराबर। तो उस 1 लाख को प्रोपोर्शनेटली हर एक के प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हुए हम वो रिमाइंडर पे करते जाएंगे हर एक लेवल वाले बंदे को, ठीक है। तो यहाँ पर फीस माइनस होगी, ये बात पक्की है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। ये हमारा 52 होता है।
53 भी होता है। 54 में उन्होंने क्या बोला, अब क्या बचा है यार, आपने 52 में बता दिया हमको सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होगा, 53 में आपने बोल दिया कि पैसा गया भैया कैसे बांटना है, तो 54 में अब हो जाएगा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के लिए क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दीजिए आप, ठीक है, और 7 डेज के अंदर अंदर क्या होगा, अ कॉपी ऑफ ऑर्डर शेल विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर बी फॉरवर्डेड टू द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी विथ विच द कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड। 7 डेज में आप कॉपी दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 52, 53, 54 भी हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आइए समझते हैं फास्ट ट्रैक में कुछ अलग है क्या, सिंपल सी बात है, फास्ट ट्रैक को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात चल रही है फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, यानी कि फास्ट ट्रैक स्पीड से काम होगा, ठीक है, बट सबके लिए हो सकता है क्या, क्या ये स्पीडी प्रोसेस सबके लिए अवेलेबल है क्या, नो, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। उन्होंने बोला कि एप्लीकेटिव उन्हीं के ऊपर है जिनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोल रखा है, नोटिफाई कर रखा है कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के लिए, कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए, या फिर कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ कॉर्पोरेट डेटर जिनकी इनकम या फिर जिनके असेट्स कुछ एक अमाउंट के नीचे हो। तो कौन है भैया, तो उन्होंने बोला देखिए, एक तो स्मॉल कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हम जानते हैं, स्मॉल कंपनीज़ को यहाँ पर फास्ट ट्रैक अलाउड है। स्टार्टअप कंपनीज़ हैं उनको भी अलाउड है, बट स्टार्टअप में पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी है, अगर उनका यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पूरे जो असेट्स हैं वो अगर 1 करोड़ के नीचे है पिछले साल में, तो वो भी फास्ट ट्रैक में जा सकती है, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई, स्मॉल कंपनी हो गई, यहाँ पर स्टार्टअप्स हो गए, और अनलिस्टेड में 1 करोड़ से नीचे वाले लोग हो गए, ये फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं। फास्ट ट्रैक 90 डेज में आपको कंप्लीट करना है, सीधी सी बात है। क्या एक्सटेंशन आपको मिल सकता है, यस, बियॉन्ड 90 डेज आप जा सकते हैं अगर ये सेटिस्फाई हुए तो, यानी कि कौन, एट अ मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ रेटर्स एंड सपोर्टेड बाय वोट ऑफ 75%। अगर 75% वोट के साथ में सब लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको 90+ डेज के बाद में भी कुछ एक्सटेंशन मिल जाएगा। कितना मिलेगा, मैक्स आपको मिलेगा 45 डेज का। क्या एक बार ही मिलेगा, यस, ओनली वंस। मन से बोल रहा हूँ क्या, नहीं। ड्यूरेशन कितना होगा, 45 डेज का होगा। प्रोसेस कंप्लीट अगर नहीं हो सकता है, ऐसा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो फिर आपको मोर देन वंस तो नहीं मिलेगा, पर एक बार में आपको 45 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैनर क्या रहेगा भैया, तो उन्होंने बोला है कि कोड स्पेसिफाई करता है, एन एप्लीकेशन फॉर फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन मे बी फाइल्ड बाय क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर बोथ, ठीक है। उसके साथ में प्रूफ चाहिए कि डिफ़ॉल्ट है भैया, ये एविडेंस जो आप रिकॉर्ड्स के थ्रू, बराबर है, बोर्ड बताएगा कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए रहेंगे, आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। और भी कोई दूसरी ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर बोर्ड को बतानी पड़ेगी, जो भी बोर्ड मांगता है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब एज इट इज़ अप्लाई होती है फास्ट ट्रैक के ऊपर भी, जो एक नॉर्मल CIRP पे अप्लाई होती है वो इसके ऊपर भी अप्लाई होती है। मीन जो भी सेक्शन हम आगे के देख के आए हैं, मुटाटिस मुटांडिस अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फास्ट ट्रैक, सिंपल सा था, सेक्शन देख लिया हमने। अब 59 छोटा सा सेक्शन है, वॉलंटरी अगर कोई करना चाहता है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल है, लेट्स सी। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, वॉलंटरली अगर कोई कंपनी आती है और कहती है हमें लिक्विडेट होना है यार, हम लिक्विडेट हो सकते हैं क्या, यस, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपके कोई भी डेट्स नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो आप आपकी इनिशिएट कर सकते हैं क्या पूरा प्रोसेस वॉलंटरीली। आप अगर चाहते हैं पूरा डिसॉल्व होना तो आप बिल्कुल लिक्विडेट हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कंपनीज एक फिक्स्ड पीरियड अपने आर्टिकल्स में डाल देती है कि यार 2 साल के बाद में हमारी ये कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो जाएगी, तो क्या कर सकते हैं, अगर आर्टिकल्स में उन्होंने ऐसा डाला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए तो वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में, ठीक है, और उसको उस डिक्लेरेशन के अंदर लिखना होगा कि हमने फुल इंक्वायरी कर ली है, हमारा कोई भी डेट नहीं है, और अगर डेट है तो हमारे पास में इतने असेट्स है कि हम उस डेट को हमारे असेट से पे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हम बिल्कुल भी डिफ्रॉड करने के पर्पस से, धोखा देने के पर्पस से क्रेडिटर्स के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारा जेन्युइन यहाँ पर पूरा तरीका है, हम उसको फॉलो करने वाले हैं। डॉक्यूमेंटेशन में ज़रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दो, पिछले 2 साल के दो, चुपचाप ऑडिटेड, और एक रिपोर्ट बना के दो कि वैल्यूएशन ऑफ असेट्स हमारा इतना इतना है, ठीक है। हमें स्पेशल रिजोल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी भैया 4 वीक्स के अंदर अंदर, जब से आपने डिक्लेरेशन किया है उस 4 वीक्स के अंदर अंदर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाइए। उस स्पेशल रिजोल्यूशन में जनरल मीटिंग के अंदर सब
सब मेंबर्स अगर बोल देंगे कि यस हम करना चाहते हैं तो हो जाएगा। और अगर आर्टिकल्स में आपने स्पेसिफिक पीरियड लिख रखा है तो जनरल मीटिंग में बैठकर एक नॉर्मल रिजोल्यूशन वहाँ भी हमको चाहिए रहेगा। अप्रूवल क्या क्रेडिटर्स का चाहिए रहेगा? बिल्कुल, अगर आपका डेट है तो आपको क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल चाहिए रहेगा 7 डेज के अंदर अंदर ऑफ पासिंग ऑफ सच रिजोल्यूशन। ओके, उसके बाद आरओसी को, बोर्ड को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर रिजोल्यूशन पास किया उसके बाद में कि हम भैया लिक्विडेशन में जाने वाले हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा आपको, और वो अप्रूवल लेने के बाद में आपका लिक्विडेशन का प्रोसेस कमेंस कर दिया जा सकता है। सब सेक्शंस जो 35 to 53 है सब एज इट इज एप्लीकेबल है, इनके ऊपर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास में एक एप्लीकेशन जाएगी जो लिक्विडेटर देगा कि भैया इसको डिसॉल्व कर दो, लिक्विडेट हमने पूरा कर दिया है। और फाइनली जो रिस्पेक्टिव आरओसी है उसके पास में 14 डेज के अंदर अंदर एक कॉपी जाएगी ऑफ सच डिसोल्यूशन ऑर्डर। बस यहाँ पर पूरी कथा समाप्त हो जाती है। मतलब कि हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया है? हमने देख लिया वॉलंटरीली अगर कोई यहाँ पर सेक्शन 59 में लिक्विडेशन करना चाहता है तो कर सकता है। उससे पहले हमने देखा अगर फास्ट ट्रैक में जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, कंडीशंस क्या है। उसके पहले हमने देखा 52, 53, 54। 52 में हमने क्या देखा? सिक्योर्ड इंटरेस्ट के लिए क्या हो सकता है। 53 में हमने देखा पूरा प्रायोरिटी, 54 में देखा डिसॉल्व कैसे होता है। और उससे पहले हमने पूरी कथा सुनी क्लेम्स की, बराबर है। ये दोनों क्लब तो हमने डिसाइड कर लिए हैं। उसके पहले हमने क्लेम्स के बारे में बात करी थी जो हमारा यहाँ पर पूरा समरी बना हुआ है। इस तरीके से जो जो हमने वादा किया था आपसे वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने बात करी क्लेम्स के बारे में, क्लेम्स के हमने 5 सेक्शंस देखे यहाँ पर। फिर हमने बात करी 3 सेक्शंस के बारे में जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में, सिक्योर क्रेडिटर्स के बारे में, प्रायोरिटी के बारे में और डिसोल्यूशन के बारे में बात कर रहा था। एंड एट लास्ट फास्ट ट्रैक और हमने देखा वॉलंटरी 59 के अंदर। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं एमसीक्यू जो दिए हुए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर देगा। सबसे पहला, एक बैंक है, बैंकिंग कंपनी है, उसने डिफॉल्ट किया है पेमेंट ऑफ ड्यूज के अंदर टू देयर केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पेमेंट उन्होंने टाइम पे नहीं दिए हैं। कैन द कॉन्ट्रैक्टर एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, पहली बात तो आप समझ जाओ ये फाइनेंशियल क्रेडिटर तो नहीं है, कोई बैंक था क्या, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था क्या जिसने लोन दिया है? नहीं, वो ऑपरेशंस में उसने क्रेडिट दे रखा था तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया। केटरर था, उसने क्रेडिट दे रखा है बट बैंक उसको पेमेंट नहीं कर रहा है। तो क्या ये ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है ये इनिशिएट कर सकता है क्या इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस अगेंस्ट द बैंक? बताइए, क्या एफसी के पास में ये हक है कि ओसी के पास में ये हक है? तो स्टार्टिंग में कुछ सेक्शन याद आ रहे हैं। सेक्शन नंबर 7 के हिसाब से एफसी कर सकता है, सेक्शन नंबर 8 और 9 के हिसाब से ओसी कर सकता है, सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से कॉर्पोरेट क्रेडिटर खुद कर सकता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला, yes, OC are entitled. No, financial service providers are excluded. Yes, banking companies are covered under this code. No, catering is an excluded service under the code. So यहाँ पर आंसर होगा क्लियरली हमारा बैंक की हम बात कर रहे हैं। बैंक लिमिटेड यानी कि एक बैंकिंग कंपनी है, क्या वो फाइनेंशियल सर्विसेज है? यस, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है और सेक्शन नंबर 1 में हमको दे रखा है कि उनको हम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? नो, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स आर एक्सक्लूडेड, इसलिए उनके खिलाफ हम आईबीसी में तो नहीं कर सकते एटलीस्ट। ठीक है, दूसरा 180 दिन का टाइमलाइन जो दे रखा है फॉर CIRP कमेंसेस फ्रॉम, वो कब से कमेंस होता है? तो उन्होंने लगाया कि जब से डेट शुरू हुआ है तब से, एप्लीकेशन जब से दी गई है तब से, या फिर NCLT जब एप्लीकेशन को एडमिट कर लेता है तब से, या फिर 90 डेज आफ्टर द डेट इज ड्यू। ऑब्वियसली NCLT जब एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट कर लेगा तो हमारा ये प्रोसेस CIRP का स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रूबी लिमिटेड ने एक एप्लीकेशन फाइल करी NCLT को कि CIRP प्रोसेस अगेंस्ट हिम कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द 90 डेज अंडर द फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। उसने बोला यार ये फास्ट ट्रैक वाला 90 दिन के अंदर नहीं हो पाएगा, उसके लिए उसने एप्लीकेशन अथॉरिटी को दे दी। एप्लीकेशन को कंसीडर करने के बाद में, सेटिस्फाई करने के बाद में NCLT ने ऑर्डर दिया कि ओके हम 30 डेज से आपका प्रोसेस यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं, आपको और टाइम देते हैं। Later, again, Ruby Limited initiated an application for further extension of time period for 15 days more. अब क्या वो 15 दिन के लिए बार बार ऐसा कर रहा है? कर सकता है क्या? तो हम अभी फास्ट ट्रैक में देख के आए हैं 90 डेज मैक्स, एक्सटेंशन 45 डेज मैक्स। बट 45 डेज का एक्सटेंशन ना एक बार में ले लेना, बार बार नहीं ले सकते हो। 30 दिन और फिर 15 दिन, नो, नॉट अलाउड, ओनली वंस इट इज़ अलाउड। तो हमारा यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं देख लीजिए, क्या ये सही है? तो उन्होंने बोला येस, बिकॉज एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन इन टोटल यानी कि इन टोटल इज नॉट एक्सीडिंग 45 डेज। उनका कहना है कि 45 डेज से क्रॉस थोड़ी किया है, 30 और 15 लिया उन्होंने। दूसरा, येस, डिपेंड्स
ऑफ द फैक्ट्स इफ इट इज जस्टिफाइड, जस्टिफाई हो तो हम कर लेंगे, बकवास बात है। सी नो, एक्सटेंशन ऑफ द फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल नॉट ग्रांटेड मोर देन वंस, बिल्कुल सही बात है यार, एक से ज्यादा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदर एन ऑपरेशनल क्रेडिटर यानी कि ओसी कैन असाइन और लीगली ट्रांसफर एनी ऑपरेशनल डेट टू अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्या एक ओसी अपना डेट एफसी को ट्रांसफर कर सकता है क्या, जरा ये बताइए। यस कर सकता है, यस कर सकता है, ए और बी दोनों में लिखा हुआ है, सी और डी बोल रहे हैं नो। अच्छा रीजन क्या क्या है, ए बोल रहा है कि कर तो सकता है, हाउएवर ट्रांसफरी यानी कि जो हमारा एफसी होगा यहाँ पर, ठीक है, ट्रांसफरी ये होगा ट्रांसफरर, शैल बी कंसिडर्ड एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर टू सच एक्सटेंट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जितना उसके पास ओसी होगा उसके लिए ओसी, जितना एफसी होगा उसके पास में एफसी बोला जाएगा। दूसरा यस कर सकता है, बट द ट्रांसफरी शैल बी कंसिडर्ड एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर इन रिलेशन टू सच ट्रांसफर, उसका कहना है कि नहीं करेंगे बट वो एफसी तो एफसी ही रहेगा। क्यों रहेगा भैया, एफसी के पास में ओसी आया ना, तो जिस हद तक ओसी है उसके पास में ओसी रखो, जिस हद तक एफसी रखो, बराबर है। तो अगर आपको पता है होना चाहिए तो दो नो वाले पॉइंट तो छोड़ ही दो ना आप। यस, इसलिए हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं और हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यस हो सकता है, जिस एक्सटेंट तक ओसी है उस एक्सटेंट तक वो ओसी बोलने में आएगा। चलिए फिफ्थ भैया, Dash shall be responsible for carrying out the entire CIRP and managing the operations of the CD during the process. कौन बंदा है भैया जो पूरा काम संभालता है यहाँ पर, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, अथॉरिटी है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, ऑब्वियसली सीओसी नहीं है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी नहीं है, तो आईपी है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जरा इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली आरपी जिसको हम यहाँ पर सेक्शन नंबर 22 में लाते हैं वो उसकी जिम्मेदारी रहती है कि पूरा वो केस यहाँ पर संभाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है हमारे पास, 6th 7th और एक और है 8th, तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। एबीसी एंड कंपनी the tax consultant of X Limited, for which an interim resolution professional Mr. A has been appointed under the CIRP process, has refused to furnish information to Mr. A on the grounds of client confidentiality. Are they right? IRP अगर कोई भी चीज़ मांगना चाहे तो क्या उसको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो क्या उसने अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो क्या वो ऐसा बोल सकता है, पहला बोल रहा है कि बोल सकता है, बकवास बात है, इसको क्रॉस करो। No, the code provides power to IRP to access all the information from various parties. Partly right, they can do so only after consent of the directors. Mr. A is not right in even asking for this information. Mr. A को information पूछनी ही नहीं चाहिए थी, तो ये दोनों पॉइंट गलत है और हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा कि यहाँ पर IRP जो इन्फॉर्मेशन चाहे वो मंगवा सकता है, ये पूरा हक है उसके पास में, ठीक है। 7th क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि एक पर्सन है मिस्टर सत्या, ठीक है, दूसरे पर्सन है मिस्टर एक्स। सत्या का बोलना है कि यार 30 लाख रुपए इस पर्सन से मुझे लेने थे और ये पेमेंट नहीं हुआ है इस डेट का। मिस्टर एक्स का कहना है कि मुझे देने तो है बट इस पर्सन को नहीं देने हैं। सत्या कहीं भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाया है, उसने बोला है कि मैंने और मेरे सन ने मिलकर ये 30 लाख रुपए हम ओन करते हैं, बराबर है, बट इसी के हैं ये नहीं बताया, ऐसा कुछ भी पिटिशन में वो प्रूव नहीं कर पाया है। आईबीसी के अंदर क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि एनसीएलटी ऐसी एप्लीकेशन को एडमिट करेगी क्या, नहीं करेगी, नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट करेगी, ठीक है। और किस पॉइंट पर वो डिसमिस करेगी कि दैट नो डिफॉल्ट हैज अकर्ड against Mr. Satya and his stand as a financial creditor is not proved to be in the petition, ठीक है। And the last question is person who has provided goods or services and the payment for the same is due. Goods and services, yeah, come on यार, goods, services और साथ में गवर्नमेंट ड्यूज या फिर कोई भी इनपुट्स के लिए जो पैसा दिया गया है, ऐसा क्रेडिटर कौन सा होता है, वो होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर और हमारा आंसर होगा बी। इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये पूरा वीडियो भी यहाँ पर खत्म होता है, पार्ट 6 भी यहाँ पर खत्म होता है, यानी कि पूरा आईबीसी जो कोड है, चैप्टर है, वो भी यहाँ पर खत्म होता है। टोटल 6 पार्ट्स के अंदर हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। आई होप आप ये पूरी सीरीज देखेंगे और आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। वी हैव रेस्ट्रिक्टेड आवरसेल्व्स ओनली टू द सिलेबस जो आपके मॉड्यूल में दिया गया है, उसी को हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन करके सिंपलर नोट्स बनाए हैं जिससे आपका रिवीजन हो सके। पूरा डिटेल में हम नहीं गए क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसी को हमने यहाँ पर देखा है, मॉड्यूल रखा, उसको ब्रेक डाउन करके हमने उसके नोट्स बनाए हैं, समरी नोट्स बनाए हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।